तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एक बार आपसे जुड़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर सेकंड के लिए, जिसमें आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसे हम सामान्य भाषा में पीओपी भी कहते हैं। और जब कभी भी आपके घरों में रंगाई पुताई का कार्य होता है तो आपने अपने पेरेंट्स को या फिर जो आपके घर वर्कर आते हैं उन्हें सुना होगा कि हमें इस दीवार की रिपेयरिंग के लिए या फिर इस कोने की रिपेयरिंग के लिए पीओपी की आवश्यकता रहेगी। तो क्या होती है पीओपी, इस चीज़ के बारे में जानेंगे, कैसे बनता है, क्या उपयोग होते हैं उसके, और इसी तरह से हम इसकी पूरी कंप्लीट जो जानकारी है उसे ले लेंगे, संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास के अगर आपको रिटन नोट चाहिए तो आप हमें बाई व्हाट्सएप या फिर कमेंट के माध्यम से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और साथ ही जो डेली क्विज़ है इस चैनल पे लगाई जाती है, प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाते हैं, और एग्ज़ाम फोकस जो अप्रोच है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। और रेगुलर और कंसिस्टेंट क्लासेज जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, और आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास के अंतर्गत हम जो भी हमारा बोर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और बोर्ड के सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उन्हीं को फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रासायनिक नाम होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ H2O। अगर हम बात करें कि हमने अभी तक किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो ये मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। हमने अभी तक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, NaOH के बारे में। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम व्यंजक चूर्ण कह रहे थे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, NaHCO3 के बारे में पढ़ लिया है। और हमने Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ लिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपको पता ही है। सबसे पहले हमने क्लास में इसी को किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये क्या हैं, ये लवण हैं। ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये क्या है आपका, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। और ये क्या है आपका, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगर इसमें हम × 10H2 और कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके बारे में हम, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, दूसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, और चौथा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O। तो परिचय ले लेते हैं इसका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सफ़ेद पाउडर होता है। यह जल मिलने पर कठोर हो जाता है, ठीक है ना, सेट हो जाता है। इसे जिप्सम के भर्जन के द्वारा निर्मित किया जाता है। जिप्सम के भर्जन में, जिप्सम से ही इसका निर्माण किया जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो जिप्सम से हम क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, हेमीहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसके अगर गुणों के बारे में देखें कि गुण जो होते हैं वो इसके कैसे होते हैं, तो सबसे पहले ये सफ़ेद महीन गंधहीन पाउडर है।
दूसरा जल के साथ मिलाने पर प्लास्टिक सा पेस्ट बनाता है और कुछ समय के बाद ये कठोर हो जाता है। आपने देखा होगा घरों में जब भी हम पीओपी का एक पेस्ट बनाते हैं तो उसे जल्द से जल्द लगाने का प्रयास करते हैं, अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा इंसुलेटर है, अच्छे इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, मीन्स हीट से हमें बचाता है, साथ ही आकार देने और नक्काशी के लिए भी ये उपयुक्त होता है। और अग्निरोधी जो इसकी प्रकृति है वो अग्निरोधी होती है, ठीक है, किसकी, पीओपी की। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर से कि सफ़ेद और ये महीन गंधहीन पाउडर है, जल के साथ मिलाने पर प्लास्टिक जैसा एक पेस्ट हो जाता है, कुछ समय में वो कठोर हो जाता है, अच्छा इंसुलेटर होता है और आकार देने और नक्काशी करने के लिए उपयुक्त है और अग्निरोधी इसकी प्रकृति होती है। अब देखते हैं कि जिप्सम से हम किस तरीके से जो आपका पीओपी है उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जिप्सम आपको दिया हुआ है, जिप्सम का सूत्र दिया हुआ CaSO4 × 2H2O, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब जो निर्माण विधि है उसकी वो क्या है, सबसे पहले कच्चे जिप्सम का हम चयन करते हैं और उसकी सफाई करते हैं, ठीक है। जिप्सम पत्थर से मिट्टी, धूल आदि की अशुद्धियों को हटाई जाती है। उसके बाद उसकी क्या करते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। जो जिप्सम का पत्थर होता है उसे क्रशिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर उसका कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन मतलब भर्जन करते हैं। टुकड़ों को भट्टी में 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में जिप्सम का जल जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं, मतलब 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे कि इसका जो जल होता है, एक्स्ट्रा जो इसमें पानी होता है वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर जो ताप है वो उसका स्थिर हो जाता है और नमी से इसे बचा कर रखते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद इसकी पिसाई होती है, पिसाई करने पर इसे ठंडा होने के बाद इसे बारीक पीसकर महीन पाउडर में बदल दिया जाता है और फिर इसे छानकर और इसकी पैकिंग जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस में मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो आपके जिप्सम होता है, जिप्सम के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसे हम क्रशिंग बोलते हैं। क्रशिंग के बाद उसमें से जो जल है उसे बाहर निकालते हैं, उसे भर्जन बोलते हैं, ठीक है। और जल को बाहर निकालने के लिए लगभग 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है जिप्सम को। ओके, उसके बाद उसे ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद उसे पीस कर और छान कर पैकिंग जो है उसकी कर दी जाती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जिप्सम है, जो आपकी जिप्सम है, जिप्सम को हमने 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया, क्या किया, हीट दिया, इसे गर्म किया है, तो आपका बना है क्या, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, जिसे हम पीओपी कहते हैं, ठीक है ना, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी। और इसमें से 3Y2H2O जो है वो जलवाष्प के रूप में यहाँ से निकल गया है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें कि उपयोग जो है वो उसके क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो सजावटी वस्तुओं में मूर्ति और प्रतिमाओं को बनाने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज जो है वो किया जाता है। मूर्ति और प्रतिमाओं को बनाने के लिए इसका यूज जो है किया जाता है। दूसरा, मोल्डिंग और कास्टिंग में, मतलब जो भी वस्तुएं हैं जिनकी मोल्डिंग हमें बनानी है तो उसके लिए भी इसकी जो यूज़ है वो कर लिया जाता है। साथ ही दीवार की सजावट में, ये तो आप सभी को पता ही है कि दीवार की सजावट में भी हम इसका यूज करते हैं। और फॉल सीलिंग और इंटीरियर डेकोरेशन में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। इंटीरियर डेकोरेशन में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो फिर हम उस पर एक प्लास्टर चढ़ाते हैं। वो जो प्लास्टर होता है वो पीओपी के ही रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद दांतों के सांचे बनाने में, मोल्ड बनाने में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। साथ ही अग्नि सुरक्षा के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो अग्निरोधी है, इसलिए इसका यूज जो है वो अग्नि सुरक्षा के अंदर भी किया जाता है। साथ ही शैक्षिक एवं अन्य उपयोगों के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है प्रदर्शनी वगैरह अपनी बना सकें, ठीक है ना। अब अगर देखें हम तो हमें निर्माण की मुख्य बातें जो है वो क्या हैं। जिप्सम को अधिक ताप, मतलब 150 से अधिक पर नहीं गर्म करना चाहिए, ये इसके निर्माण की प्रमुख बातें हैं, अन्यथा गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। साथ ही तापमान 120 से 150 के बीच बनाए रखना आवश्यक होता है। अच्छी गुणवत्ता के लिए कच्चे माल की शुद्धता महत्वपूर्ण है। नमी से बचाकर रखना चाहिए, अन्यथा यह जम सकता है। मीन्स जो भी यहाँ प्रोसेस बताई गई है उसे बहुत ही ध्यान से हमें करना होता है। जो साफ़ सफाई है वो भी बड़े ध्यान से करनी होती है। अगर हम साफ़ सफाई ध्यान से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। साथ ही ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है, पानी मिलाने के बाद घोल को
3 से 5 मिनट में प्रयोग कर लेना चाहिए, बाद में यह जमने लगता है। साथ ही साफ पानी का उपयोग हमें करना चाहिए। जम जाने के बाद यह पुनः उपयोग में नहीं लेके आया जा सकता। उपयोग के बाद इसका उपकरण तुरंत धो दें, मतलब जिस उपकरण से मैं इसको बनाया गया है या फिर जिस उपकरण से इसका यूज किया गया है उस उपकरण को हमें तत्काल जो है धो देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वह जो है उस उपकरण के ऊपर सेट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में जानकारी एकत्रित की है, सॉरी पीओपी के बारे में। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पीओपी ये एक ऐसा रसायन है जो कि जब भी हम उसे यूज़ कर रहे हों तो वो जल्द से जल्द सेट हो जाता है, इसलिए हमें इसका यूज़ जो है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसे पानी में डुबोकर या फिर पानी में भिगाकर और रख दें। अगर हम रख देंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, और हम उसका यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है वो आपका यहीं फिनिश होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। देखिए हमने इस चैप्टर के में क्या क्या चीज़ों को सीखा है। सबसे पहले हमने अम्ल क्षार और लवण के बारे में सीखा था। अम्ल क्षार और लवण की पहली क्लास में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने H+ और OH आयन के आधार पर जो परिभाषाएं हैं वो आपको कराई थी। उसके बाद मैंने सामान्य गुणधर्म, उदाहरण और उपयोग कराए थे अम्ल क्षार और लवण के, और उसे कराने के बाद मैंने pH पैमाने की अवधारणा के बारे में आपको बताया था और pH पैमाने के क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम आ गए थे लवणों के ऊपर, जो हमारे सॉल्ट होते हैं, जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनके ऊपर आ गए थे। तो यहाँ हमने बात की थी NaOH की। ठीक है ना, NaOH की, और NaOH के बाद में फिर हमने बात की थी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के बारे में। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में बात की थी। और फिर हमने बेकिंग सोडा जिसे NaHCO3 या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात की थी। और उसके बारे में बात करने के बाद में फिर हमने धावल सोडा के बारे में बात की थी, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, Na2CO3 10H2O कहते हैं। और फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में बात की। तो ये आपके जो रसायन हैं, ये जो रसायन हैं वही आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये पांचों रसायन जो हैं कौन कौन से 10th क्लास के लिए, एक तो NaOH, दूसरा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा Na2CO3 × 10H2O, और चौथा CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो सूत्र हैं, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, साथ में जो आपके इनसे संबंधित जितने भी गुण हैं, भौतिक गुणधर्म हुए, रासायनिक गुणधर्म हुए, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि किसे क्या कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका pH जो है वो आप सभी को पता है कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम इसकी बात करें इसे क्या बोलते हैं, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट।
हाइड्रेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट। ओके, अब जिप्सम का और सूत्र रह गया। तो जिप्सम का सूत्र जो क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, इंटू 2H2O, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है। तो आशा करता हूँ ये क्लास जो है वो आपको बहुत बेनिफिशियल लगी होगी, और इसी के साथ ही ये जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ में, जो है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉट मेटल्स, ठीक है। तो आप दीजिए मुझे विदा, मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।